नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जेठ के मरने के बाद देवरानी ने जेठानी को पागल बनाकर सब कुछ छीनकर धक्के मारकर घर से निकाला तो बेटी ने लिया ऐसा बदला कि दादी, ओ दादी, आज मम्मी ने आपको घर बुलाया है, जरूर आना, भूलना नहीं जाना। कहता हुआ 7 वर्षीय जय, बूढ़ी अम्मा जो रोज ही गांव के चबूतरे में आकर बैठी रहती थी, उन्हें जाकर न्योता देकर चला गया। बूढ़ी अम्मा अपनी लाठी टेकते हुए धीरे धीरे जय के घर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत बड़ा समारोह होने वाला था, लेकिन बूढ़ी अम्मा को उतने बड़े समारोह से क्या लेना देना था। उन्हें तो सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए था, चाहे रूखा सूखा हो या 56 भोग, बस पेट भरने से मतलब था। उनकी सूनी आंखों में एक अजीब सा सूनापन दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे वे कई सालों से किसी का इंतजार कर रहे हों, लेकिन शायद उनके इंतजार की घड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह जय के घर जाकर एक कोने में बैठ गई। अम्मा को वहां बैठे बैठे करीब 2 घंटे हो गए। तब उस समारोह में आए एक मेहमान ने जाकर जय की दादी रमा जी को बताया कि कोई बूढ़ी अम्मा करीब 2 घंटे से एक ही जगह पर बैठी हुई है। वह किस लिए आई है, जरा जाकर पूछ लो। तब अचानक रमा जी को याद आया, अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने विमला ताई को बुलावा भेजा था। बेचारी कब से मेरा इंतजार कर रही होंगी। कहकर मैं जल्दी जल्दी सबसे पहले भंडार कक्ष में गई और उनके लिए भोजन की सुंदर थाली सजा कर लाई और उनसे माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ करना ताई, घर में काम अधिक होने की वजह से मैं आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। अम्मा जी ने दोनों हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया और अम्मा जी ने सबसे पहले उनके हाथ धुलवाए और उन्हें भोजन करवाया। अम्मा जी को भूख तो जोरों की लगी थी, इसलिए वह थोड़ी ही देर में पूरी थाली चट कर गई। रमा जी ने उन्हें और खाने के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। अब पानी पीकर अम्मा जी संतुष्ट हो गई। फिर अम्मा जी ने रमा जी से पूछा, ये समारोह किस लिए हो रहा है? तब रमा जी ने उन्हें बताया कि आज उनके पोते जय का जैनवे संस्कार है, इसलिए ब्राह्मणों का भोजन रखा गया है। साथ ही साथ गांव के सभी हितैषी लोगों का भोजन भी रखा गया है। अम्मा जी ने जय को ढेरों आशीर्वाद दिए और वह कहाँ वहां से चली गई। अम्मा जी कहाँ से आई और कहाँ रहती हैं किसी को भी नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर था कि अम्मा जी रोज सुबह गांव के उस चबूतरे पर आकर जरूर बैठी रहती थी। शायद वह वहां बैठकर किसी का इंतजार करती थी। गांव के कई लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। कहते हैं ना, खाने वाले का नाम दाने दाने पर लिखा होता है। बस यही था अम्मा जी के साथ भी। अम्मा जी, जिनका नाम विमला है, केवल जय की दादी ही जानती थी, क्योंकि एक दिन अम्मा जी ने अपनी आप बीती सिर्फ रमा जी को ही बताई थी, क्योंकि रमा जी ने बात ही कुछ ऐसी कर दी जो अम्मा जी के बचपन से संबंधित थी। बस फिर क्या था, अम्मा जी बह गई अपनी भावनाओं में और अपनी आप बीती उन्हें बता दी। क्योंकि विमला जी की उम्र भी रमा जी की उम्र से कुछ ही वर्ष कम थी, लगभग वे दोनों हम उम्र ही थी। इसलिए एक दिन रमा जी ने कहा कि जब से वह स्कूल से वापस आती हैं तब उन्हें पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, तो वह अपने घर के पीछे लगे इमली के पेड़ से कभी इमली तोड़ती तो कभी आम के पेड़ से आम तोड़ती। घर वाले आवाज लगाते तो चुपके से अपनी पढ़ाई करने वाले कमरे में चली जाती थी, जिससे घर वालों को लगता कि अरे बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, और वह चुपचाप चले जाते थे। और हम सभी भाई बहन उनके जाने के बाद खूब हंसते थे। बस फिर क्या था, फिर अम्मा जी ने भी बता दिया, हाँ रमा बहन, हम लोग भी अपने स्कूल से आकर स्कूल बैग घर में रखते और अपने चाचा के घर जाकर अमरूद के पेड़ पर चढ़ जाते थे, और अगर दादा या दादी हमें देख लेते तो हम वही छुपने की कोशिश करते, और अगर चाची हमारे बारे में बताती तो उन्हें पक्के पक्के अमरूद देकर उनका मुंह बंद करवा देते थे।
इस प्रकार हम लोग भी खूब मस्ती किया करते थे। चाची के घर में चाची के दूर के रिश्तेदार का बेटा पढ़ने आया था। वह मुझसे 5 साल बड़ा था। उसका नाम राकेश था और उसके छोटे भाई का नाम प्रकाश था। उसके माँ बाप मर गए थे। एक भाई चाची के घर तो दूसरा भाई चाची की बहन के घर पर रहकर पढ़ाई करती थी। हम भी उनके साथ स्कूल जाया करती थी। राकेश हमेशा मेरा बहुत ध्यान रखता था। तब मैं बहुत छोटी थी। मुझे इतना समझ नहीं थी कि वह मेरा इतना ध्यान क्यों रखता था, लेकिन हाँ, उसका साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। हम सभी भाई बहन बड़े हुए तो किसी ने घर से कॉलेज जाना शुरू किया, तो किसी ने घर से दूर शहर में जाकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, लेकिन मैंने घर से ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। राकेश भी मेरे साथ ही कॉलेज जाता था, क्योंकि मेरे चाचा अपने बच्चों को तो शहर में रखकर पढ़ाते थे, लेकिन राकेश से घर का काम करवाते, उसके बाद कॉलेज भेजते। इस प्रकार मैंने और राकेश ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उस बीच राकेश ने कई बार ऐसा जताया कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन वह खुलकर कह नहीं पाया, क्योंकि वह ठहरा एक नौकर और मैं मालिक की बेटी, इसलिए वह संकोच करता था। लेकिन एक दिन मेरे पापा ने मुझे बताया कि पास के ही गांव में एक जमींदार का लड़का है। उनकी बहुत जमीन जायदाद है। 24 घंटे नौकर चाकर उनके घर लगे रहते हैं। वह जमींदार अपनी लड़की के लिए तुम्हारा हाथ मांग रहा है, लेकिन उसका लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। जब मैंने इसका विरोध किया, मैंने पापा जी से कहा, मैं कॉलेज पढ़ी हूँ और वह 12वीं पास भी नहीं है, तो फिर ये रिश्ता कैसे हो सकता है पापा? तब पापा ने गुस्से में मुझे एक थप्पड़ मार दिया। मैंने भी मन में ठान ली कि ऐसे अनपढ़ के साथ शादी नहीं करूंगी, और ये बात राकेश को बताई तो उसने उस जमींदार के लड़के के बारे में पता लगाया, तो पता चला कि वह 1 नंबर का शराबी, जुआरी और चरित्रहीन भी है। जब मैंने ये बात अपने पापा को बताई तो उन्होंने ये कहकर मेरी बात काट दी कि राकेश अपना उल्लू सीधा करने के लिए झूठ बोल रहा है, जबकि उसके पहले तक राकेश ने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन जब पापा ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया तो मैंने भी मन में ठान लिया कि अब तो मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राकेश से ही। मैंने राकेश से कहा, अगर मुझे जिंदा देखना है तो खेत में बने कुएं के पास आ जाना। राकेश घबरा कर आया कि कहीं मेरी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। वह मेरे पास आया। सबसे पहले मेरे माथे को छूकर मेरी गर्दन को, फिर हाथ को छूकर देखने लगा और घबराहट में पूछने लगा, विमला, क्या हुआ तुम्हें? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और ऐसा क्यों कहा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? उसने एक ही सांस में इतने सारे प्रश्न कर डाले। मैं उसे आश्चर्य से देखती रह गई। किसे मेरी कितनी फिक्र है, लेकिन मेरे माँ बाप को इसका प्यार नजर ही नहीं आता। और वो शराबी जुआरी जो अमीर तो है, लेकिन जिसे मान मर्यादा की कोई फिक्र ही नहीं है, वो अच्छा लगता है। मैंने उससे कहा, राकेश, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? राकेश हकलाता हुआ बोला, ये तुम कैसी बात क्या कर रही हो विमला? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसने अपनी नजरें झुका ली। मैंने उसके कान खींचे और कहा, बुद्धू कहीं के, झूठ बोलना नहीं आता तो झूठ बोलते क्यों हो? और जब तुम्हारे दिलवारे दुल्हनिया को कोई और ले जाएगा तब सच बोलोगे। याद रखना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब राकेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, विमला, तुम हो मालिक की बेटी और मैं ठहरा नौकर। अगर ये बात मैं तुमसे कहता तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती, और तुम्हारे पापा ने कल ही मुझे हिदायत दी है कि अगर मैंने तुमसे और अधिक मेलजोल रखा तो वह मुझे यहाँ से धक्के मारकर भगा देंगे या मुझे जान से ही मरवा देंगे। इसलिए मैं तुमसे ये सब कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। राकेश की बातें सुनकर एक पल के लिए तो मैं भी हिम्मत हार गई, लेकिन दूसरे ही पल मैंने राकेश से कहा, राकेश, क्या तुम मेरा जिंदगी भर साथ दोगे? राकेश ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और हम दोनों पापा के पास चले गए। और मैंने पापा से कह दिया कि पापा,
उस शराबी से शादी करने से अच्छा तो मैं अपने प्राण ही त्याग दूं, या फिर इस नौकर से ही शादी कर लूं जिसे आपने धमकी दी थी यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालने की, या फिर जान से ही मार देने की। आप कैसे धक्के मारकर बाहर निकालेंगे पापा? हम खुद ही आप लोगों को छोड़कर जा रहे हैं। इतना कहकर मैं राकेश को लेकर अपनी नई दुनिया बसाने निकल पड़ी। अब हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, मंदिर में जाकर शादी भी कर ली। राकेश पढ़ा लिखा तो था ही, इसलिए इसे आयकर विभाग में नौकरी मिल गई। राकेश की तनख्वाह इतनी थी कि मुझे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हमारी गृहस्थी बहुत ही खुशहाल थी। कुछ दिनों बाद हमारे घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया। उसका नाम हमने गौरी रखा। गौरी देखने में बहुत ही प्यारी थी। उसे जिसने भी एक बार देखा समझो कि वह उसका मन मोह लेती थी। अब गौरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। राकेश ने मेरे लिए बहुत सारे सोने चांदी और हीरे के गहने बनवाए थे। हमारे परिवार में गौरी के आ जाने से हमारी दुनिया ही बदल गई थी। चारों तरफ आनंद ही आनंद था। लेकिन ये आनंद और खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। गौरी जब 10वीं कक्षा में थी तब राकेश का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट रात में हुआ था, इसलिए बॉडी रात भर बाहर पड़ी रह गई। दूसरे दिन पुलिस वालों ने हमें सूचना दी कि राकेश का एक्सीडेंट हो गया है, सरकारी अस्पताल से उनका बॉडी लेकर जाइए। इतना सुनते ही मुझे तो 3 दिनों तक होश ही नहीं आ रहा। गौरी भी बहुत ज़्यादा समझदार नहीं थी, इसलिए उसने अपने चाचा प्रकाश को फोन लगाया। प्रकाश अपनी पत्नी मीरा के साथ हमारे घर आया। प्रकाश ने राकेश के अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए इधर उधर दौड़ भाग की और मीरा ने मेरे जितने गहने और रुपए पैसे थे सारे अपने कब्जे में कर लिए। उसे हमारे दुख से कोई लेना देना नहीं था। गौरी भी मेरे पास ही बैठी रही। उधर मीरा ने अपना हाथ साफ कर लिया। लौक लाज को देखते हुए प्रकाश ने अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया और अपने घर जाने लगा तो समाज और रिश्तेदार लोगों ने कहा कि विमला और गौरी की जिम्मेदारी अब तुमको उठानी पड़ेगी। समाज के दबाव में आकर प्रकाश को मजबूरन हाँ करनी पड़ी। मीरा तो मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो अब तो उसे मुफ्त की नौकरानी मिल ही जाएगी। प्रकाश ने राकेश की 13वीं के बाद बेमन से मुझे और मेरी बेटी गौरी को अपने घर ले आया। अब हम दोनों माँ बेटी को घर के पीछे बने एक छोटे से कमरे में, जहाँ वो लोग कबाड़ का सामान रखते थे, वहाँ रहने के लिए कहा। हम दोनों माँ बेटी ने उस दिन भर रो रो कर उस कमरे की साफ सफाई करके उसमें रहने लायक स्थान बनाया। अब क्या था, मीरा बहुत बड़े घर से आई थी तो उसके तो पहले से ही भाव बढ़े हुए थे कि वह अमीर बाप की बेटी है, और अब हम दोनों माँ बेटी को बेसहारा समझकर हम पर हुक्म चलाने लगी। सुबह होते ही वह कहती, अरे ओ महारानी हो, नींद खुली या नहीं? ये एक बाल्टी पानी लाकर डाल दूं तुम दोनों माँ बेटी के ऊपर। जबकि मैं उसके उठने से पहले ही मैं उठ जाया करती थी ताकि मेरी बेटी को आराम मिल सके। लेकिन वह नागिन मेरी बेटी को सोता देखती तो कभी उसके बाल पकड़कर उठा देती या फिर कभी उसके मुंह पर पानी डाल देती थी। इसलिए गौरी भी मेरे साथ ही उठ जाया करती थी, जबकि उसके बच्चे आराम से 8 बजे तक उठते थे। एक दिन मीरा सुबह जल्दी उठ गई तो मुझे सुबह सुबह काम करते हुए देख लिया तो कहती, अरे भाभी जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो ना, आप तो ऐसे काम कर रही हो जैसे आपके शरीर में जान ही नहीं है। और आपकी महारानी बिटिया की नींद खुली है या नहीं? जरूर चादर ताने सो रही होगी। जाओ जल्दी से उसे उठाओ, वरना जानती हो ना मैं अगर उठाने गई तो क्या होगा। तभी गौरी बाहर आंगन का झाड़ू लगाकर चहकते हुए बोली, माँ मैंने आंगन में झाड़ू लगा दी है। तभी मैंने कहा, देख लो मेरी बेटी सोई नहीं है बल्कि काम कर रही है। हाँ हाँ ठीक है, तो कौन सा मेरे ऊपर एहसान कर रही है, कहकर वे वहां से चली गई। फिर थोड़ी देर बाद वह किचन में आई और बोली, बाप रे बाप, भाभी एक बात तो बताओ, जेठ जी के मरने के पहले आप लोग काम बिल्कुल भी नहीं करते थे क्या? सारा काम उन्हीं से करवाते थे, जब अभी तक नाश्ता नहीं बना है।
जल्दी से नाश्ता बनाइए, मेरे बच्चों के स्कूल जाने का समय हो रहा है। मेरे बच्चों के लिए स्कूल बस आती होगी। आपकी बेटी की तरह नहीं, घोड़े की तरह कूद कूद कर चली जाए। चलिए जल्दी से, बच्चों का टिफिन पैक करके उनके बैग में डाल दीजिए। आपको क्या है, मुझे तो सबके बारे में सोचना पड़ता है, कहकर वे वहां से चली गई। मीरा की बातें सुनकर गौरी का तो खून ही खौल जाता था, लेकिन मैं उसे शांत करवा देती थी। मीरा हमेशा ताने मारती कि मैं और प्रकाश, हम दोनों, आप दोनों माँ बेटी के लिए कितना करते हैं। हम नहीं होते तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। तुम तो सड़क पर भीख मांगते फिरते, फिर भी हम उसे कुछ नहीं कहते। जब मैं उसे गौरी को थोड़ी देर सोने के लिए कहती कि वह भी तो बच्ची ही है, जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वैसे ही मेरी गौरी भी है। दिन भर स्कूल में, फिर घर के काम में, फिर पढ़ाई करके थक जाती है, तो उसे भी थोड़ा आराम करने दिया करो। तो वह एक ही जवाब देती, देखो भाभी, तुम्हारी बेटी की बराबरी मेरे बच्चों के साथ मत किया करो, क्योंकि उनका बाप भी अभी जिंदा है और ये लड़की अभागिन है जो अपने माँ बाप को ही खा गई। और आप सीधी तो ऐसे बन रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपके देवर आपसे कब से कह रहे हैं कि भाई साहब ने जो फिक्स में पैसे जमा किए हैं उसमें से साइन कर दो, लेकिन मजाल है कि टस से मस हो जाओ। अब मैं सब समझ रही हूँ कि आपकी और आपकी पढ़ी लिखी होशियार बेटी की चालाकी है, तो हम लोग आप लोगों के ऊपर दया क्यों करें। अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ और खेतों में भी काम पर जाना है। गौरी ने जब ये सब सुना तो वह बोली, मम्मी, आपको किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, और चलिए मैं किचन में आपकी मदद कर देती हूँ। और आप खेतों में बिल्कुल भी नहीं जाना, वरना आपके घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। सारे काम हो जाने के बाद थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लेना, वरना घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा तो यहाँ दवाई देने वाला कोई नहीं है। समझी कि नहीं, कहती हुई मेरे गले से लग गई। गौरी के प्यार के कारण ही मुझे साहस मिलता था, इसलिए मैं सारी तकलीफ सहन करने के लिए तैयार थी। गौरी की आंखें भी मेरी तकलीफ को देखकर भर आई। उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और काम करने लग गई। मेरा भी कुछ वैसा ही हाल था, लेकिन हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के सामने रोकर नहीं दिखाते थे। मैं बस उसे यही साहस देती, बेटा तुम मेरे लिए परेशान मत हो, तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अब भगवान ने हमारी किस्मत में दुख लिख दिया है तो उसे तो काटना ही होगा। काश तुम्हारे पापा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। गौरी मुझसे हमेशा यही सवाल करती थी, माँ जब हम दोनों इतना काम कर रही है तो क्या एक दूसरे के लिए काफी नहीं थे जो चाचा चाची के पास आ गए। हम अलग रहकर भी तो खुश रह सकते थे ना। अब मैं उसे कैसे समझाती कि एक अकेली औरत जो एक जवान बेटी के साथ अलग रहे तो समाज और रिश्तेदारी का क्या दबाव होता है। मेरी तो उम्र हो गई थी, लेकिन बेटी तो अभी जवान थी। मुझे लगा उसके सिर पर उसके चाचा का हाथ रहेगा तो हमारी इज्जत बनी रहेगी। बस यही सोचकर हम दोनों माँ बेटी उनके पास रहने चले गए। बस मेरी भगवान से एक ही विनती है कि मेरी बेटी अच्छी नौकरी कर ले और इतनी सक्षम हो जाए कि हमें किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। बस मैं समझूंगी मेरी तपस्या सफल हो गई। तपस्या कैसी तपस्या? ताई रमाजी ने आश्चर्य से पूछा। तब बिमला ने कहा, जब मेरी बेटी की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसे मुंबई जैसे बड़े शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। वह इस परिवार में सभी के साथ खुशी बांटना चाहती थी, मगर उस दिन उसकी चाची ने देखा कि गौरी मेरे लिए पोहा बनाकर लाई और मेरे हाथ में थमा दिया, और मैं अपने लिए निकाल ही रही थी कि उतने में ही मीरा भी बाहर से घूम कर आई। उसने देखा कि हम दोनों माँ बेटी पोहा खा रहे हैं तो वह गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने गुस्से में भड़कते हुए कहा, हे भगवान, इन माँ बेटी का पेट है या कुआं, कभी भरता ही नहीं। सॉरी, अभी मेरे पति जो अकेले कमाने वाले हैं उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैंने जो दिन भर उधर दौड़ भाग करती रहती हूँ मैंने भी कुछ नहीं खाया। और घर पर आराम फरमाने वाली इन महारानियों को देख लो कैसे मुफ्त में दूसरे का माल उड़ाए जा रही हैं। कहते हुए उसने मेरे हाथ से पोहे की प्लेट छीन ली
और गौरी को बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहा, लड़की खबरदार, जो तुमने हमसे पहले पोहा खाया तो पहले हमें भरपेट पोहा खा लेने दो, फिर जो बच जाए उसे खा लेना। दोनों गौरी रोती गिड़गिड़ाती हुई बोली, चाची मुझे भले ही खाने के लिए मत दीजिए, लेकिन माँ को दे दीजिए, क्योंकि उनको दवाई भी खानी है, वरना उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी, तो घर के काम कौन करेगा। मीरा उस पर भड़कते हुए बोली, क्यों खाने दूं? तुम्हारी सभी चीजें का ठेका हमने ले रखा है क्या? तेरी माँ मरे या बचे, मुझे उससे क्या? नाश्ता तो पहले मैं और तेरे चाचा ही करेंगे, उसके बाद ही तुम लोग, वरना सोच लो बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। और हाँ, मेरे लिए 1 कप चाय बनाकर मेरे कमरे में ला, सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी है। अपनी चाची की बात सुनकर गौरी को गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने उसे शांत करवा दिया कि बेटा कुछ ही दिनों की बात है, तुम पढ़ लिख कर इतनी काबिल हो जाओ कि इनके हर एक बात का जवाब दे सकूं। तब बड़े ही मुश्किल से गौरी शांत हुई। गौरी अब बड़ी हो गई और बात बात पर अपनी चाची को जवाब देने लगी। तो मीरा ने सोचा, क्यों ना इस लड़की की शादी करके इसे अपने रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि वह मुझसे दिन रात आराम से काम ले सके। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि गौरी को बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है, इसलिए उसने अपने ही रिश्तेदार का एक लड़का, जो निहायत ही बदतमीज और शराबी था, जिसे शराब पीने के बाद ये भी होश नहीं रहता था कि कौन उसकी माँ है और कौन उसका घर है, उसके लिए मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आई, ताकि वह हमेशा उसके लाते जूते खाती रहे और उसके अत्याचार सहती रही। लेकिन जब इस बात का पता मुझे चला तो मैंने उसका विरोध किया, और गौरी को तो ये सब कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वह तब शादी ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने शादी के लिए ही मना कर दिया। अब मीरा ने देखा कि ये दोनों माँ बेटी उसकी मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं, तो उसने सोचा गौरी को ही रास्ते से हटा दिया जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसने एक आदमी को फोन लगाया। इत्तेफाक से उसकी सारी बातें मैंने सुन ली। उसने कहा, अगर तुमने इस लड़की को जान से मार दिया तो तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगी। तभी उधर से वह आदमी बोला, क्या मैडम, इतने बड़े काम के लिए सिर्फ 4 लाख? आपको पता भी है अगर पकड़े गए तो आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। मैं तो इस काम के लिए 10 लाख लूंगा। मीरा खुशी खुशी मान गई और उसने उसी समय गौरी की 2-3 फोटो उस आदमी को भेज दी। ये सब बातें मीरा मोबाइल पर स्पीकर में करके बातें कर रही थी, क्योंकि उस समय उसने मुझे बाजार भेज दिया था और गौरी कॉलेज के काम से बाहर गई हुई थी। घर पर कोई नहीं था, लेकिन मैं बाजार से इसलिए जल्दी आ गई क्योंकि एक सब्जी वाली जो हमेशा बाजार में दुकान लगाता है वह मुझे रास्ते में ही मिल गया, इसलिए मुझे बाजार जाना ही नहीं पड़ा और मैं जल्दी ही घर वापस आ गई। मैंने जब मीरा की ये नीच हरकत देखी तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं जल्दी जल्दी घर से बाहर निकली, मेरे पास जितने पैसे थे उन्हें लिया और गौरी को वह सारी बातें बताई और उसे दोबारा घर आने से मना कर दिया। उस रात वह अपनी एक सहेली के घर रुकी। मैंने उसके सारे डॉक्यूमेंट चुपचाप ले जाकर उसको दे दिए और वह वहीं से मुंबई चली गई। उधर उस आदमी ने उसी रात एक लड़की, जो मेरी बेटी गौरी ने जिस रंग की ड्रेस पहनी थी, बस उसे गौरी समझकर उस लड़की को जान से मार दिया और उसकी फोटो मीरा के मोबाइल में भेज दी और ऐसा दिखाया गया कि सड़क दुर्घटना में वह लड़की मारी गई है। मीरा ने इस बात की सूचना सबसे पहले मुझे दी, फिर प्रकाश को दी। मैं तो रोती हुई घर पर ही रही और उन दोनों ने पुलिस थाने जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद घर ले आए और आनंद फानन में उसका अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी कर दिया गया। 13 दिनों के बाद उसकी 13वीं का कार्यक्रम भी कर दिया गया। वह रोती रह गई। हाय जमाना, चंद पैसों के लालच में इंसान कैसे क्या नहीं कर जाता। यही सोच सोच कर मुझे रोना आता था, क्योंकि मेरी बेटी गौरी कभी कभी दबी जुबान में
अपनी चाचा से मेरे गहने जेवर और फिक्स में जो रुपए थे उनके बारे में जिक्र कर देती थी। इसलिए उसे डर हो गया था कि गौरी आगे चलकर उन सबका हिसाब ना मांगने लग जाए। बस इसलिए उसने ये सारा प्रपंच रचा था। अब गौरी के न रहने से मीरा तो बेखौफ हो गई थी। अब वह खुलेआम मुझ पर अत्याचार करने लगी। अब वह जब मन करे तब मुझ पर हाथ भी उठा देती थी। लेकिन मैं बस अपनी बेटी के वापस आने के इंतजार में उसके जुर्म सहती रहती। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन मीरा ने मेरे बीमार होने का फायदा उठाया। मैं करीब 10 दिनों से बीमार थी। मुझे रोज ही बुखार आ रहा था, जिसके कारण मुझे बहुत कमजोरी आ गई थी और जैसे ही बिस्तर से उठी मुझे चक्कर आने लगते थे। इसलिए मैं घर के काम भी नहीं कर पा रही थी। अब मीरा को मुझे देखकर चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि तब मैं काम करने लायक नहीं थी, तो उसे ही घर के सारे काम करने पड़ते थे। इसलिए उसने मुझे भी अपने रास्ते से हटाने की सोची और उसने सोचा क्यों न चाय में ही नशे की दवा मिला दिया जाए। किसी को कानों कान पता भी नहीं चलेगा और उसका काम भी बन जाएगा। पता नहीं वो रोजी चाय में ऐसा क्या मिलाती थी जिसे पीकर मैं सिर्फ सोती ही रहती थी। 24 घंटे में कभी कभी ही मेरी नींद खुलती थी, वरना मैं सोती ही रहती थी। इसलिए मेरा दिमाग तो काम करना ही बंद कर दिया था। एक दिन जब मेरी नींद खुली तो मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। मैंने पानी लेने रसोई में जा ही रही थी कि मुझे मीरा के बोलने की आवाज आई। अब तो गुड़िया का काम तमाम हो ही जाएगा। अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर इससे भी उसकी बेटी की तरह हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और किसी अजनबी आदमी के साथ हंसने की आवाज आई। मैंने उस समय रसोई में जाना ठीक नहीं समझा और दबे पांव चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। जब मीरा अपने कमरे में चाय रखने आई तो मैं भी नींद खुलने का नाटक करने लगी, क्योंकि रोज ही उसी समय मेरी बस नींद खुलती थी। चाय पीती और चुपचाप फिर से सो जाती थी। लेकिन उस दिन मैंने चाय को पिया नहीं, बल्कि बाहर जाकर फेंक दिया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। मीरा आई और चाय का कप उठाकर ले गई। सभी लोग जब दोपहर में घर में आराम कर रहे थे तब मैं धीरे से उठी और अपने घर से निकलने लगी। धीरे धीरे चलते चलते एक तंबू के पास जाकर मुझे चक्कर आया तो वही बेहोश होकर गिर गई। उस तंबू में मैं एक बूढ़े दंपत्ति लोग रहते थे। वे बहुत ही गरीब और नेक दिल इंसान थे। उन्होंने मेरी बहुत सेवा की और मेरे होश में आने तक मेरे हाथ पैर के तलवे में मालिश की और पानी पिलाया। जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे गर्मा गर्म चाय पीने के लिए दी। मुझे तब से चाय से नफरत सी होने लगी थी और डर भी लगने लगा था, इसलिए मैंने चाय को नहीं पिया। तब उन्होंने मुझे फल काट कर खिलाए। अब मैं वहीं रहने लगी। वे दोनों बुजुर्ग रोज सड़क पर भीख मांग कर लाते और मैं वहां की साफ सफाई करके उन्हें खाना बनाकर खिलाती। लेकिन एक दिन वे दोनों बुजुर्ग दंपत्ति कहाँ गए ये तो पता ही नहीं चला। तब से मैं उनका इंतजार ही कर रही हूँ। उसके बाद से मैं इस गांव में आकर इस चबूतरे पर बैठने लगी, क्योंकि आखिरी बार मेरी बेटी ने मुझे इसी चबूतरे पर बैठकर अपना इंतजार करने के लिए कहा था। अम्मा जी अपनी कहानी सुनाते सुनाते कितनी बार रोई थी पता नहीं। उनके साथ साथ रमा जी भी रो पड़ती थी। अम्मा जी गांव में किसी के घर भी छोटा मोटा काम कर दिया करती थी। बदले में गांव के लोग अम्मा जी को थोड़ा खाना दे दिया करती थी और अम्मा जी अपने तंबू में जाकर सो जाया करती थी। गौरी जिस दिन अपना कैरियर बनाने शहर गई हुई थी, वह उसी गांव के चबूतरे पर अपनी माँ बिमला जी को बैठा कर गई थी। इसलिए बिमला जी उसी दिन से वहीं पर बैठी अपनी बेटी का इंतजार करती रहती। लेकिन वह बोलकर किसी से कुछ नहीं कहती थी कि वह किसका इंतजार करती हैं। आज अम्मा जी की तपस्या भी पूरी होने वाली ही थी, क्योंकि वह शुभ दिन भी आ गया था जब उनकी बेटी के शुभ कदम अपनी माँ की आशा रूपी चादर पर पड़ने वाले थे। गौरी जैसे ही ट्रेन से उतरी, उसके हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग थे। उसने अपनी माँ के लिए नई नई साड़ियाँ, चप्पल और उनके मनपसंद मिठाई और भी एक से बढ़कर एक अपनी माँ को खुश करने के लिए सामान लाई थी। आज गौरी अपनी माँ के चरणों में वो सारी खुशियां लाकर डाल देना चाहती थी जिस एक एक चीज के लिए उसकी माँ ने उसके लिए कुर्बानियां दी थी। उसने जल्दी से
अपने सारे बैग समेटे और जल्दी उसी चबूतरे के पास जहां उसकी माँ उसे मिलने वाली थी। उस दिन क्रिसमस की धूम चारों ओर थी। पूरा गांव दुल्हन की तरह सजा हुआ था। गौरी अपने गांव की सजावट को देखकर बहुत खुश थी। उसने एकदम लगा, क्यों ना आज ही एक बहुत ही शानदार पार्टी का आयोजन किया जाए, जिसमें गांव के सभी लोगों को मुफ्त में भंडारा खिलाया जाए, क्योंकि इन्हें गांव वालों की वजह से तो मैं उसकी माँ आज तक जीवित थी। उसने तुरंत एक कैटरस से संपर्क किया और पैसों के सामने तो सारे काम तुरंत ही हो जाते हैं। शाम होने से पहले पहले उसने अनाउंसमेंट करवा दिया कि आज आसपास के जितने भी गांव हैं, किसी भी गांव में कोई खाना नहीं बनाएगा और उस गांव के ब्लॉक से जुड़े छोटे बड़े शहर के डॉक्टर, वकील, पुलिस, पोस्टमैन और अन्य सरकारी कर्मचारी को भी निमंत्रण दिया गया था। क्रिसमस की धूम थी, इसलिए क्रिसमस मनाने के लिए सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे। उतनी बड़ी पार्टी का आयोजन कौन है, किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन हाँ, पार्टी को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे पानी की तरह पैसे बहाया गया है। पार्टी को देखकर सबकी आंखें चौंधिया गई थी। जो भी उस पार्टी की चकाचौंध को देखता, बस देखता ही रह जाता। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती, मुंह खुला का खुला रह जाता। चारों तरफ उस पार्टी की सजावट की चर्चा हो रही थी। उस पार्टी की चर्चा सुनकर गौरी के चाचा चाची कहाँ अछूते रहने वाले थे। वे दोनों भी अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच गए। मीरा ने तो कभी इतनी शानदार पार्टी देखी ही नहीं थी। वह तो उस पार्टी की सजावट देखकर देखती ही रह गई। उसकी तो आंखें और मुंह खुले के खुले रह गई। अब आई बारी उस शानदार पार्टी के मुख्य अतिथि के नाम अनाउंस करने की। तो नाम अनाउंस किया गया। विमला जी का नाम सुनकर मीरा को एक बार तो धक्का सा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, अरे वो बुढ़िया यहाँ कैसे आ सकती है, वो तो कब की मर गई होगी, और मन ही मन खुश होने लगी। लेकिन जब उस पार्टी के आयोजन और इतनी बड़ी सफलता पाने के पीछे की कहानी के बारे में चंद शब्द कहने के लिए जैसे ही गौरी मैडम का नाम लिया गया, तो मीरा की तो होश ही उड़ गई। वो उन्हें देखकर थर थर कांपने लगी। तभी उसकी बेटी पूर्वी बोली, मम्मी देखो ना, गौरी दीदी स्टेज पर हैं और अम्मा जी भी है, चलिए ना उसे मिलने चलते हैं। तभी उसका बेटा रजत आया और बोला, अरे मम्मी, आपने देखा क्या, गौरी दीदी स्टेज पर है, अभी अभी उनका नाम अनाउंस हुआ है और अम्मा जी भी वही है, चलिए ना उनके पास चलते हैं। तभी मीरा गिरते गिरते बची। उसके आसपास के लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ बहन, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपको चक्कर आ रहे हैं? मीरा गौरी और विमला जी की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, भूत भूत। जब उसके आसपास के लोगों ने उसके मुंह से भूत भूत सुना तो उन्होंने उससे पूछा, आप किसे भूत कह रहे हो? तब मीरा ने सभी को बताया कि ये लड़की तो आज से 3 साल पहले ही मर चुकी है और हमने इसका अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं और उसकी माँ भी मर चुकी है। ये लोग इंसान नहीं, भूत हैं। उसकी बात पर यकीन करके धीरे धीरे करके बहुत से लोग वहां से डर के कारण भाग गए। इस बात का पता जब गौरी को चला तो वह सबसे पहले अपनी चाची को पकड़कर लाई और बोली, जी हाँ, ये सच कह रही हैं, मैं इंसान नहीं, गौरी का भूत हूँ। और वहां खड़े सभी लोगों से कहा, क्या कोई भूत को पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं? आप लोग ही बताइए। गौरी ने रिकॉर्डर चालू कर दिया। मीरा थर थर कांपती हुई बोली, लड़की, तू सच में गौरी का भूत ही है ना? क्योंकि मैंने खुद तुझे 10 लाख देकर मरवाया था और तेरी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी किया था। घर में तेरवी भी की थी। तेरी और तेरी माँ जो हमेशा बीमार रहा करती थी, उसे मैंने रोज चाय में नशे की दवाई डालकर पागल बना दिया था। एक दिन वह भी घर छोड़कर कहाँ गई आज तक पता नहीं चला, और आज तुम दोनों माँ बेटी मुझसे बदला लेने आई हो। क्या लगता है तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली? हाँ हाँ, मिलेगी भी कैसे, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ के सारे सोने, चांदी, हीरे, मोती की गहने और फिक्स्ड डिपॉजिट किए गए रुपयों को जो चुपचाप हड़प लिया था। इसलिए तुम्हारी माँ की आत्मा
उसी गहने जेवर और पैसे के आसपास भटकती होगी, और तुझे भी तेरी शादी से पहले ही मरवा दिया, इसलिए तेरी आत्मा भी भटक रही होगी ना। इसलिए आज क्रिसमस के दिन मैं तुम दोनों माँ बेटी की आत्मा की शांति के लिए ये कबूल करती हूँ कि हाँ, मैंने ही तुझे मरवाया था और तेरी माँ को पागल बनाकर घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। और अगर इतने से भी तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती तो मैं एक बार वह सारे गहने जेवर तुम्हें दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें शांति मिल जाए। इतना कहकर उसने अपने पति प्रकाश से वह सारे गहने फिक्स के पैसे लाने के लिए कहा ताकि उन भूतों से उसका पीछा छूट सके। गौरी अपनी चाची की बेबसी पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वही विमला जी को शर्म आ रही थी। ऐसी शरेआम अपनी घर की बेइज्जती होते हुए, लेकिन उस बदतमीजी मीरा को अपनी इज्जत का ध्यान ही नहीं था तो कोई दूसरा क्या कर सकता था। प्रकाश ने भी डर के कारण विमला जी के सारे गहने और फिक्स डिपॉजिट के सारे पैसे स्टेज पर लाकर रख दिए। उनको ऐसा लग रहा था कि गौरी और विमला जी का भूत उन गहने जेवरों और पैसों को देखकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देंगे, क्योंकि भूत अपने पास उन सभी चीजों को कहाँ लेकर जाएंगे और उन्हें तंग करना भी छोड़ देंगे। लेकिन अपनी माँ के गहने देखकर गौरी दहाड़े मारकर रो पड़ी। वही विमला जी भी अपनी बेटी गौरी को समझाते हुए उसी के साथ रो पड़ी और अपने सारे गहने जेवर और सारे पैसे समेट कर रख लिए। पुलिस वालों से गौरी ने निवेदन किया कि सर, जब इन्होंने आप सभी लोगों के सामने अपने गुनाह कबूल कर लिया ही है तो देरी किस बात की है, अरेस्ट कर लीजिए इन दोनों को। पुलिस वालों ने उसके बयान के अनुसार उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि गौरी ने मुंबई से आते ही सबसे पहले अपने चाचा चाची के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। गौरी का केस लेने के लिए एक से बढ़कर एक वकील तैयार थे। फिर गौरी का सहपाठी वीरेंद्र वकील साहब ने उसका केस लड़ा और प्रकाश और मीरा को जेल की चक्की पीसनी पड़ी और उनके बच्चों को गौरी ने स्वयं पढ़ाया लिखाया और अपने जैसे बहादुर बनाए। गौरी के सभी लोग गौरी और विमला जी के गुणगान करते नहीं थकते थे। अब तो गांव के लोगों को छोटे मोटे काम भी होते तो वह विमला जी से सलाह लेने आते, और ऑनलाइन कुछ भी काम करवाना होता तो गौरी के पास आते। इस प्रकार गौरी बेटी होकर भी बेटे की तरह अपनी माँ और चचेरे भाई बहन की सेवा करती। और कुछ दिनों बाद विमला जी ने अपनी बेटी की शादी उसी के पसंद के लड़के से कर दी, जो गौरी के परिवार के सभी लोगों के दुख दर्द को समझता था। दोस्तों, आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। क्या आपके आसपास भी कभी कुछ ऐसा घटित हुआ है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।